जी जी बोलिए। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हाँ अपन जैसे प्रॉमिस देखते हैं ना इवेंट का, जी ठीक है ना। तो प्रॉमिस में जैसे अपन ने जैसे सेवंथ हाउस का लिया, तो सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड लेंगे, उसका जो सब लॉर्ड देखेंगे, अगर वो एट्थ हाउस बता रहा है तो हर मतलब डेट्रीमेंटल हाउस से ही देखना है ना उसको, सारी जो इन्वायरमेंट हाउस है उसी से देखना है ना। जी, क्या देखना चाहते थे उसमें? अरे सर मैं ऐसे ही क्वेश्चन लगा लिया था हाँ, कोई तो मन में क्वेश्चन बच्चे रहा का। होगा। हाँ हाँ किसी ने ऐसे ही मन में क्वेश्चन कर लिया, तो ठीक है, उसमें तो जैसे जब तक पूरी बात प्राइमरी मेरे कट जो रहता है। प्राइमरी कस्ट आ गया आपको। जी ठीक है सर, आगे बताइए। हाँ, तो मैं बोल रहा सब लॉर्ड लेवल पे 8 आ गया खाली, ठीक है, स्टार लेवल जो पे क्या आया? प्लानिट का प्लानिट का स्टार लेवल पर क्या स्टार मिला था? लेवल पर प्रॉमिस बताया उसका इवेंट का। ठीक है, सेवेंथ मिला स्टार पे, लेकिन इसका और सब मिल गया आपको हाँ एट। 8। ठीक है, हाँ आपने इसका क्या प्रेडिक्शन निकाला? सर मैं वो बहुत वही तो ज्यादा कंफ्यूज हो रही है, हर बार 8 जो आता है मेरे को 8 ही कंफ्यूज करता है हमें। जी, सबसे पहली बात है कि हम किस विषय को देख रहे हैं, जिस विषय को हम देख रहे होंगे उसके हिसाब से जी जी। ये एर्थ हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है या हमारे लिए डिट्रीमेंटल हो हाँ सकता है। तो पहले हमें उस सब्जेक्ट को, उस बिल्कुल। नजरिए को डिसाइड करना पड़ेगा जिस नजरिए से देखी जा रही है। हाँ सपोज कीजिए कि अगर हमें डेथ हम्म देखनी है तो डेथ के लिए तो ये हम्म पॉजिटिव ही हो गया। अगर हम हेल्थ हाँ हाँ देखना चाहते हैं या अपनी लॉन्गेविटी देखना चाहते हैं तो लॉन्गेविटी के लिए वो डिट्रीमेंटल हो गया। With respect to बिल्कुल बिल्कुल। what we are looking will be हम्म seen। अब हम्म सपोज कीजिए कि हम्म, एक केस चल रहा है, ये जैसे ये यही हम देखते हैं, डाइवोर्स हाँ के हाँ लिए कोई देखना चाहता है और कोई चाहता है हम्म रीयूनियन के लिए, हस्बैंड वाइफ में हो जाते हैं। हम्म एक चाहता है हम्म कि हम यूनियन में रहे और एक चाहता है कि हमें डाइवोर्स मिल जाए। तो उस वो हम्म दोनों के लिए ये फेवरेबल और अनफेवरेबल का कंसेप्ट ही बदल गया। एक ही हम्म सिचुएशन में दोनों के लिए अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना। एक के लिए हम्म सेपरेशन दिखाता है और वो सेपरेशन किसी के लिए पॉजिटिव हो गया, वो सेपरेशन किसी के लिए हम्म नेगेटिव हो गया। ठीक है, हम्म जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से हमें ओके ओके। चलना होता है। ठीक है, देखिए हम्म हम्म बात करेंगे हम लोग हम्म, ये ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस। आप सुने ही होंगे ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस क्या होता है। एक इवेंट सर को मैं आज बोलने ही इनेक्ट। वाला था। जी जी, बोलिए बोलिए क्या बोलना चाहते थे। नहीं, ये इसी के बारे में बोलने वाला था कि ग्रुपिंग का आप बता देंगे, जी जी एक पीडीएफ बना के तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस एक इवेंट को इनेक्ट करने के लिए कई सारे सिग्निफिकेशंस एस्ट्रोलॉजी के हाउसेस के एक्टिव होते हैं, तब जाकर के एक इवेंट हम्म इनेक्ट होता है। हम बड़ा आसान एग्जांपल है हमारे पास में, मैरिज का ले सकते हैं। ये मैरिज जो हम्म इवेंट है वो सेवेंथ हाउस के अकेले बस की बात नहीं है। हाँ, मैरिज जब भी देखनी होगी वी विल लुक इनटू सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज प्राइमरी हाउस फॉर मैरिज, ये आज तक हम सीखते समझते आए हैं। लेकिन जब ये दशा पीरियड की बात होगी, ये मैरिज दशा की बात होगी, तो दशाओं में अकेले सेवेंथ हाउस इनेक्ट नहीं करेगा उसको, उसके लिए इसके साथ सपोर्टिंग हाउसेस की जरूरत होती है। ठीक है, अब वो सपोर्टिंग हाउसेस जो होंगे तरह तरह के हो सकते हैं। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि फिफ्थ है हमारा, 11th है हमारा, ये सपोर्टिंग हाउस है। सपोर्टिंग हाउस नहीं हो तो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट शुड नॉट निगेट, बट
फेवरेबल। फेवरेबल कहां से होना चाहिए? विथ रेस्पेक्ट टू स्टार पोजीशन। ठीक है, ये होगा तो हमारे पास में इवेंट इनेक्ट हो जाएगी। दूसरी इवेंट हम लेकर के चलते हैं। सपोज कीजिए प्रॉपर्टी सेल की बात, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का प्राइम जो सिग्निफिकेशंस मिला हाउस में, फोर्थ हाउस को मिला, तो फोर्थ हाउस को इन्वॉल्व करें और थर्ड हाउस को कमिट कर दे, तो ये क्लियर इंडिकेशन है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर ऐसा नहीं दिखाई देता है तब भी दूसरी कंडीशंस में भी दिखाई देगा, 4 हो और 10 हो, ये भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी ही बताता है। दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि 4 हो और साथ ही साथ में 12 दिखाता है, 4 हो और इधर फोर्थ के डेट्रीमेंटल हाउसेस दिखाते हैं। सेकंड भी हो जाएगा, वो भी डेट्रीमेंटल हाउस ले लेंगे। यहां पर अगर हम देखते हैं कि 10th आ गया, वो भी पॉजिटिव है, 5 है वो भी पॉजिटिव है। सब सेल के लिए हाउस प्रॉपर्टी को बताता है। एक इवेंट कई हाउसेस के सहयोग से होता है। पिछले एग्जांपल में शायद बताने की कोशिश की थी मैंने कि एक ही साधारण सा इवेंट था, कुछ भाव जागृत हुए थे उसमें। नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि एक्टिवेट होते हैं हाउसेस सिग्निफिकेशंस में 1, 3, 5, 8, 11, ये हाउसेस थे। ये हाउस क्या कर सकते हैं? चलिए थर्ड हटा देते हैं, इसमें 7th ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हाउसेस हैं। कस्पल एक्साइटेशन में प्लैनेट इस हाउस को रिप्रेजेंट करता है, दशाओं में ये आता है। इसके अनेक मीनिंग हो सकते हैं। क्या मीनिंग हो सकता है? तो जितने तरह के हम कॉम्बिनेशन बना सकेंगे लॉजिकली और फिट बैठते हैं, वो इवेंट प्रेडिक्शन करने के लायक है, हम बताएंगे। जैसे बड़ा आसान है कि पहले हम 1 को लेकर के और 8 के साथ में इन्वॉल्व करते हैं। 1 और 8 क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। ये बताए नहीं दे थे पिछली क्लास में, शायद इसकी चर्चा की थी, बताए थे। हाँ, एक्सीडेंट का पता है, एक्सीडेंट करते। फिर दूसरे भी हाउस हो सकते हैं अगर हम 1, 7 और 8 इंक्लूड करें, तो ये डेथ की बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मार्क हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। आगे और भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। 1 को छोड़ दीजिए, अब 5, 7, 11 ले लीजिए, तो ये 2 बातें हो सकती है। इसमें मैरिज भी हो सकता है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ को हम नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड हाउस इसेंशियली आना चाहिए उसमें, तब जाकर के चाइल्ड बर्थ होता है। 5 से ही अगर आप देखिएगा, 5, 8 और असेंडेंट को इंक्लूड कर दीजिए, तो ये अनसोशल एक्टिविटीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी हाउस को हमने देखा कि कई प्रकार के इवेंट हमने बनाए। हर इवेंट में अकेला हाउस एक्टिव नहीं हुआ, 2, 3, कम से कम 2 तो होगा ही होगा, और 2 से ज्यादा हाउसेस आएंगे, क्योंकि एक हमें इन्वॉल्व करने के लिए चाहिए और दूसरा कमिट करने के लिए चाहिए। एक स्टार लेवल पे चाहिए, दूसरा सब लेवल पर चाहिए, तब वो इवेंट होती है। बाद में उसका क्वालिफिकेशन ये आया था कि एक सब लॉर्ड भी होगा, उसकी प्लेसमेंट भी जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसके फेवरेबल हो या साइलेंट हो, लेकिन डिनाई नहीं करता। जैसे कि एक्सीडेंट 1 और 8 को लिया, और यहाँ पर अगर हमें थर्ड मिल जाता है,
तो वो एक्सीडेंट को नहीं दिखाता और वो डेथ को भी नहीं दिखाता, साधारण सी बात होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3, 5, 7 और 11 था, अगर आपको 4 दिखा दे सब नॉट या 6 दिखा दे, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैरिज हियर। तो अनेक से होंगे हाउसेस लूपिंग के, थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी, फिर उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि एक एक जगह बना करके थोड़ा सा आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। असेंडेंट से बहुत सी चीजें देखी जाती है, तो पहले असेंडेंट को ही डील कर लेते हैं, लॉन्गेविटी की बात हो जाए। लॉन्गेविटी ये कौन से हाउस होगा लॉन्गेविटी का? आप देखते हैं 1 भी होता है, 3 भी होता है और 8 भी होता है। 8 आयु का भाव कहा गया है, मृत्यु का भी भाव कहा हुआ है। थर्ड हाउस एसेंशियली आता है तो वो लॉन्जिविटी का हाउस बनता है। फिफ्थ भी है, वो भी आपके लिए लॉन्जिविटी का बनता है। 9th भी, 11th भी, ये सर। लेकिन ये 9 और 11 कंडीशन है, दे शुड नॉट बी बाधक प्लैनेट फॉर दैट पर्सन, दैट असेंडेंट। डेथ की सिचुएशन ऊपर हमने एग्जांपल में देखा है, सीधा सीधा एग्जांपल है 1, 8 हो तो डेथ होता है, 1 हो 2, 7 ये भी डेथ बताता है। अगर 8 हो और इधर 1, 2, 7 हो तब भी डेथ होती है। एक्सीडेंट की आपने देखी लिए 1 और 8 हो तो डेथ क्या एक्सीडेंट भी होती है। सक्सेस अगर हमें देखना है तो 1 and 6 चाहिए। ये अकेला सक्सेस का ही नहीं है, ये सिकनेस का भी है। सक्सेस क्या है? इन एनी कंपटीशन, इलेक्शन में चुनाव जीतना चाहते हैं, इलेक्शन का हम, वो सक्सेस 1, 6 से चाहिए। कोई एग्जाम दिया है कंपटीशन, उसमें फेस करना चाहते हैं, 1, 6 चाहिए। तो वो सिकनेस के लिए भी सेम रहता है। रेस्पेक्ट चाहिए, तो रेस्पेक्ट के लिए क्या होगा? नेम फेम, असेंडेंट इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि मुझे मिलना है, और दशम भाव प्रतिष्ठा का है, रेपुटेशन का है, और 11th हाउस आपको स्काई इज द लिमिट करने का। एक्सीडेंट में हम एक चीज जोड़ भी सकते हैं चाहे तो, प्राय एक्सीडेंट जो हो रही है आजकल वो वेहिकुलर है, तो 4th हाउस उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं एक्सीडेंट। और कोई इसमें आपको ऐड करना है तो बोलिए, बताइए, नहीं तो मैं तो तैयार करूंगा, एक थोड़ा सा आपको लिख करके दे दूंगा। कोई और क्वेश्चन रह गए हो मन में तो वो पूछ लीजिए तब तक, नहीं तो एक एग्जाम जी। जी मैंने कहीं पढ़ा था कि मैरिज में 2, 7, 11 लिया जाता है, तो जी। आपने लेकिन 5, 7, 11, 2 तो आपने जो बताया अनफेवरेबल आता है 7 और 8 नंबर हाउस। देखिए यहाँ भी मैंने जो लिखा है हाँ, 5, 5, 7 7, 11, फॉर दिस इज फॉर ना मैरिज, लव मैरिज ना सर, 5 इज फॉर दिस लव। इज फॉर मैरिज। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैरिज जो होता है, प्राइमरी हाउस मैंने कहा 7th, यानी स्टार लेवल पे इंडिकेशन हो जाता है 7th का। विथ रेस्पेक्ट टू 7 इट शुड बी फेवरेबल। तो 7th से फेवरेबल क्या होता है? 7th से 7th हो जाए तो वो फेवरेबल है, क्योंकि हमें कौन कौन से हाउस चाहिए जो फेवरेबल है? 1, 2, 3 और कौन से? 6, 10, 11। ये केपी के हिसाब से। और अगर बात करते हैं वहां हम 1, 3, 5, 9, 11, ये ACIL के हिसाब से, फुल्लर साहब के हिसाब से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा? इसमें 2, 6, 10 इंक्लूड हो जाएंगे, वो न्यूट्रल रहते हैं। तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि इनको इसमें आप इंक्लूड कर भी सकते हैं, नुकसान नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो अगर इन दोनों को मिला करके पढ़ते हैं, दोनों में कोई अंतर ज्यादा नहीं है। केपी
जितनी बात कहता है फेवरेबल के लिए उसमें 2 हाउसेस बढ़ जाते हैं CIL में, 5 और 9 को वो पॉजिटिव लेते हैं। और इस पॉजिटिव लेने के पीछे लॉजिक क्या है? थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट हाउस। तीसरा भाव जो होता है, तृतीय भाव, क्या करता है? पहले वाले भाव की वृद्धि करता है, उपचय स्थान बढ़ाता है, उसको मल्टीप्लाई करता है। कैसे? आप अपना हॉरोस्कोप देखिए, आपमें जो तीसरा भाव है वो किसका है? आपके छोटे भाई बहन का है। तो आपके छोटे भाई बहन क्या हुआ? आप किसी की संतान है, वो असेंडेंट है, उसकी और एक संतान हो गई आपके बाद में, तो वो तीसरी हो गई। और एक संतान हो गई आपके, उससे भी छोटा कोई भाई हो गया, तो फिफ्थ हो गया। ठीक है ना? तो वो बढ़ाता चला जाता है उसको। या दूसरे तरीके से समझिए कि पंचम स्थान हमारा क्या होता है? पुत्र स्थान होता है, मीन्स हाउस ऑफ चाइल्ड बर्थ। दूसरा अगर बच्चा देखता है, दूसरा संतान देखता है, तो किसे देखते हैं? थर्ड हाउस फ्रॉम द फिफ्थ। थर्ड हाउस इज सेवेंथ हाउस। और फिर उसके बाद का बच्चा देखना हो, थर्ड चाइल्ड देखना हो आपको, दैट शुड बी थर्ड फ्रॉम सेवन, दैट विल बी 9। और फिर उससे भी देखना हो कि एक और बच्चा है, माने किसी के 4-5 बच्चे हो, पहले तो होते थे 8, 10, 12 भी होते थे, तो उसके हिसाब से वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? ये रूल है हमारा। 11th हाउस क्या शो करता है? 11th हाउस रिप्रेजेंट्स एल्डर ब्रदर। तो ये एल्डर ब्रदर का है हाउस, एल्डर का। अगर हमारे पास में एक एल्डर नहीं है, एक एल्डर से भी एल्डर कोई और है, एल्डर सिस्टर, तब वो कहां से देखी जाएगी? 11th से 11th देखी जाएगी। ठीक है? तो आप देखिएगा 11th से 11th कहां पर? यहाँ पे आएगा। ठीक है ना? तो क्या हुआ? वो वही डिस्टेंस दिखाता है जिसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं बता रहा था आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो 7th से काउंट करेंगे, फर्स्ट हाउस 7th बनेगा। इसको मैं टिक मार के चलता हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे लिख दिए मैंने विथ रेस्पेक्ट टू 7th हाउस। फर्स्ट हाउस को टिक मार दिया। 7th हाउस इज 8th हाउस इज सेकंड पोजीशन, 9th हाउस इज थर्ड पोजीशन, 10th हाउस इज फोर्थ पोजीशन। ठीक है? 11th हाउस इज फिफ्थ पोजीशन, तो फिफ्थ है ना, पॉजिटिव में मार दिया। 6th हाउस, 12th हाउस, 6th पोजीशन, सॉरी 6, ये भी फेवरेबल बनेगा। 7th हाउस असेंडेंट, अनफेवरेबल विथ रेस्पेक्ट टू, ये इसी को फॉलो कर रहे हैं। 7th से काउंट करने पे क्या पोजीशन बनती? सेकंड 8th बनेगा, थर्ड 9th बनेगा, फोर्थ 10th बनेगा, फिफ्थ क्या बनेगा? फोर्थ क्या बन जाएगा? फिफ्थ क्या बन जाएगा? 11, और 6 क्या बन जाएगा? 12। तो आपने देखा कि कुछ घर जिसमें क्रॉस लगा दिया गया है, मतलब अनफेवरेबल बताया गया है, और कुछ को फेवरेबल बताया गया है। ये सिंपल था जो अभी तक हमने 2+2 सीखा था, उसके आधार पर। 2+2 इज नॉट ऑलवेज 4, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये प्रेडिक्शन में जब हम आते हैं तो उसमें थोड़ी बात ऐड करनी पड़ती है। क्या ऐड करनी पड़ती है? दिस इज ए स्टार पोजीशन एंड दिस इज सब पोजीशन। सब पोजीशन 2 रोल होते हैं सब के। क्या रोल होते हैं? एक तो होता है क्वालिफाई करना, और दूसरा होता है स्पेसिफाई करना। क्वालिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन को जब हम इकट्ठे करके पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि प्राइमरी कस्ट जो है या इन्वॉल्वमेंट जो है, स्टार पोजीशन जो बता रहा है, सबकी पोजीशन ऑलवेज फेवरेबल नहीं मानी जाएगी अगर इन हाउसेस को भी दिखाता है तो। इफ
These are detrimental houses in general. या जो detrimental दिखा रहा है वो detrimental नहीं माना जाएगा if this is supporting cast to the primary cast. तो 7th को 7th से ठीक सही है, 8th को सही नहीं मानेंगे, ये मॉडिफाई करेंगे हम। 8th पोजीशन सही नहीं है बिकॉज 8th इज नॉट कंसिडर्ड गुड, नहीं माना गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आइए 12th को नहीं माना गया कहीं भी सही, तो ये पोजीशन 8th पोजीशन, ये पोजीशन कट गया। असेंडेंट की पोजीशन भी कट गई क्योंकि वो 7th है ही, कटा हुआ पहले से है। सेकंड पोजीशन जो है वो 8th पोजीशन आई, कटा हुआ है उसको हम कटे हुए रहने देते हैं, चेंजिंग नहीं करते हैं। 4th पोजीशन है, ये हमने कट पुट किया है। तो यहाँ मॉडिफाई कहाँ किया हमने, एक जगह मॉडिफाई किया, दूसरी जगह मॉडिफाई किया और 31 जगह मॉडिफाई किया। 3 जगह मॉडिफाई करने के पीछे वजह ये था कि ये 8th हाउस कभी भी नहीं माना गया सही, खास करके जब कोई अच्छे काम की बात करते हैं तब। 12वां भी सही नहीं माना गया और 7 चौथा भी नहीं। तो 4, 7, 8, 12 ये घर अगर आ गए हैं सबके पोजीशन में तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे फेवरेबल अनलेस अदरवाइज दे आर सपोर्टिंग कास्ट। सपोर्टिंग होने से माना जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन है वो सेकंड पर है कि सेकंड को सपोर्टिंग क्यों नहीं मानते। ये पोजीशन बनती है 8th पोजीशन, 8th फ्रॉम 7th। इसको कटपुट क्यों कर दिया गया, बिकॉज मैरिज में सेकंड हाउस को हम नहीं लेते। सीआईएल की बात पढ़ा है कि सेकंड हाउस ये फैमिली में मेंबर्स इंक्रीज होता है उसके लिए लिए। जी ठीक बात। जब केपी की बात होगी तो केपी में सेकंड हाउस हम लेंगे मैरिज के लिए, ठीक है। और जब सीआईएल की बात करेंगे तो सीआईएल में थोड़ी सी, जैसे देखा आपने यहाँ पर फेवरेबल और अनफेवरेबल का कंसेप्ट जो है उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया। 5th हाउस एंड 9th हाउस इज ट्रीटेड अनफेवरेबल इन कृष्णमूर्ति पद्धति, while in Caspar interlinks it has been regarded very good। तो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इसी तरीके से मैरिज में कहते हैं सिंस दिस इज 8th हाउस from the primary house, so it could not be taken into consideration for marriage purpose। Marriage में उसको नहीं लेंगे। Yes, it should be taken in childbirth, because ये कहता है कि ये जो childbirth या फिर addition in family जो हुआ by your own efforts होता है, आपने किया है, उसको लेते, उसको मानते। मैरिज में उसको नहीं मानते। ये कृष्णमूर्ति में चलेगा, कृष्णमूर्ति में फॉलो कीजिए, सीआईएल में उसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ये अंतर, ठीक है। दोनों की थ्योरी अपनी अपनी है और दोनों की थ्योरी से हम रिजल्ट सही पाते हैं। शुरू में मुझे भी यही लगता था कि सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ एडिशन इन फैमिली, उसको लेना चाहिए, लेकिन वो एडिशन इन फैमिली होता है जो हमारे अपने से आता है, क्योंकि वो जेनेटिकली नहीं है, फैमिली नहीं माना गया, मैरिज करने के बाद में आ जाता है तब वो फैमिली बन जाती है। लेकिन मैरिज जब इनेक्ट करना है तब के लिए वो फैमिली नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है। इतनी सी बात, ठीक है जी मैडम, हुआ? नो रिस्पॉन्स, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई अभी भी डाउट रह गया तो कहिए, उसमें कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से समझाने का। सेकंड हाउस इज 8th हाउस फ्रॉम 7th हाउस, सो दिस विल क्रिएट ऑब्स्टेकल इन मैरिज, हेंस दिस इज नॉट ट्रीटेड। जहां तक बात आती है लव की, 5, 7 और 11 में आप 5th को हमेशा लव के एंगल से नहीं देखेंगे, बिकॉज दिस इज 11th हाउस फ्रॉम 7th हाउस। वो इस तरीके से देखिए कि 7th के लिए 11th बन गया
सो इट इज फेवरेबल हाउस। ऐसा नहीं कि अफेयर्स के लिए आएगा, अफेयर्स भी आएगा जब हम बात करेंगे। फिफ्थ सब लॉर्ड involves seventh and commits 11th, it indicates marriage। और कैसी मैरिज होगी? Since source planet is in fifth cuspal position, it indicates love marriage। ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ होने से ये बताता है कि ये लव मैरिज था। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लव ही रहेगा अगर यहाँ पर है तो। फिफ्थ का मतलब और भी होता है, क्या होता है? योर फ्रेंड्स, आपके बच्चे। तो इनके सिग्निफिकेशन से भी मैरिज अगर हो रही हो, दे आर इन्वॉल्व इन मैरिज, दिस कंडीशन जस्टिफाइड। अच्छा, क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन मालूम हुई मुझे कि सही नहीं कर पाए हैं। हाँ सर, वो एक क्वेश्चन में था सर। जी, कौन सा क्वेश्चन था, याद कीजिए। सर वो था ना कि अल्लाह फेगो वाला, कि आपको प्रॉमिस कैसे करेंगे इवेंट को? याद है क्वेश्चन? भूल गए आप लोग? सर प्रॉमिस कैसे, इवेंट को प्रॉमिस कैसे मानेंगे, उस वो वाला क्वेश्चन। तो देखिए, वो मैं बता रहा हूँ। ये कंडीशन अलग लिख देते हैं। A planet is in a star, in a sub and in a sub-sub। ये कंडीशन बनती है। सपोज करते हैं हम कि मून हमारा प्लेनेट है जो मार्स के स्टार में, मरकरी के सब में और सैटर्न के सब में है। मार्स के पास पीएस नहीं है, ठीक है, मून के पास, सॉरी, मान के चलते हैं नो पीएस। मार्स जो है सो वो कुछ हाउस शो करता है। सपोज कीजिए मार्स इज इन 7 एंड मरकरी इज अपीयरिंग इन 11। ये जो बताया था हमने, ये क्या था? एक था नेसेसरी कंडीशन और एक था इसेंशियल कंडीशन। ये है नेसेसरी कंडीशन। So necessary condition is shown by star and sub, and sub lord position. Sub lord shows essential condition। और एक कंडीशन और बच गई, उस कंडीशन का नाम बोलते हैं प्राइमरी कंडीशन। बिना तीनों कंडीशन के कोई इवेंट नहीं हो सकता। प्राइमरी कंडीशन सबसे पहले होना चाहिए। इफ देयर इज नो प्राइमरी कंडीशन फुलफिल और सेटिस्फाइड, इवेंट विल नॉट। अगर प्राइमरी कंडीशन फुलफिल हो गई है तब आइए सेकेंडरी नेसेसरी कंडीशन पे। नेसेसरी थ्रू स्टार एंड सब मींस यहाँ पर दो कंडीशन हो जाएगी। नेसेसरी कंडीशन में दो कंडीशन बन जाएगी। एक डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए या फिर या इनडायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए। दो कंडीशन। डायरेक्ट क्या है? प्राइमरी कस्प को इन्वॉल्व किया और सेकेंडरी कस्प को कमिट किया, ये डायरेक्ट कंडीशन हो गई। इनडायरेक्ट क्या हो गया? सेकेंडरी सपोर्टिंग कस्प को इन्वॉल्व किया और प्राइमरी कस्प को कमिट किया। तो ये दोनों ही कंडीशन में इवेंट शो कर रहा है। दिस इज नेसेसरी कंडीशन। लेकिन इसेंशियल कंडीशन मस्ट आल्सो बी फुलफिल्ड। प्राइमरी कंडीशन आपकी मिल गई, नेसेसरी कंडीशन मिल गई, सब ये इसेंशियल कंडीशन अगर पूरी नहीं होती तो वो घटना नहीं घटेगी। इसेंशियल कंडीशन क्या कहता है? यहाँ पर आपने देखा कि 5 और 7 सब दिखा रहे थे। सो यू कैन प्रेडिक्ट that it is going to be fruitful for event of marriage। लेकिन हम देखते हैं कि सब की पोजीशन 4 और 6 में।
देन मैरिज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी मैरिज। व्हाई? Because sub that is essential condition is not favorable. It denying the marriage. ठीक है। अब ये प्राइमरी कंडीशन नहीं बताया मैंने कि प्राइमरी कंडीशन कहाँ से देखी जाती है। कुछ ध्यान हो तो आप लोग बताइए प्राइमरी कंडीशन कैसे देखेंगे। बोलिए प्राइमरी कंडीशन कुछ याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, याद तो होगा, मैं बता रहा हूँ। It is promise in your horoscope. सबसे पहली बात कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि नहीं। भाग्य में लिखा हुआ कैसे देखते हैं? It is decided by sub lord of a cusp. A cusp means relevant cusp. relevant cusp क्या है? अगर मैरिज देखना है तो मैरिज के लिए 7th cusp relevant cusp हो गया। So 7th sub lord should be in a sub sorry, star should be a star, sub and sub which is favorable for marriage। जैसे स्टार पोजीशन मिलती है हमें 7th और सब की पोजीशन मिलती है 11th और इसकी पोजीशन मिलती है 9th। तो इसके लिए ये इन्वॉल्व किया और ये कमिट किया। ओके, सब इज नॉट डिनाई नहीं कर रहा। जब ये डिनाई नहीं कर रहा तो ओके कर रहा है। और अगर ये 9th नहीं होता, सपोज कीजिए कि यहाँ पर 5th होता, तब तो ये सपोर्टिंग केस पे ओके कर रहा है। 7th होता, ये प्राइमरी केस पे सब कर रहा है। 11th केस होता, सपोर्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके से कोई भी होता तब भी चलता, कोई भी, एनी वन। दिस इज प्राइमरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन इज ऑलवेज सीन फ्रॉम द सब लॉर्ड ऑफ रिलेवेंट कस्प। जिस भाव को देखना चाहते हैं, मकान के लिए देखना चाहते हैं, 4th कस्प इज रिलेवेंट कस्प। इट्स सब लॉर्ड शुड प्रॉमिस रेसिडेंस टू यू। If this condition is fulfilled, then see in dasha period. कोई भी इवेंट होना है, it will happen in a dasha sequence। और उस दशा सीक्वेंस में हम देखेंगे कि प्लेनेट होगा, स्टार, सब और सब ये फुलफिल करे नेसेसरी कंडीशन और एसेंशियल कंडीशन, तो घटना घटित होगी। इसको थोड़ा और आप समझ सकते हैं ढंग से कि विंशोत्तरी दशा का कुछ नियम। क्या नियम है? याद है विंशोत्तरी दशा का नियम? बताइए। विंशोत्तरी दशा ये सीक्वेंशियल है, sequential in nature. What does it means? A sequence has been fixed. क्या सीक्वेंस है? मून के बाद में मार्स को ही आना है, मार्स के बाद राहु को ही आना है, राहु को बाद जुपिटर को ही आना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मून के बाद में जुपिटर आ जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो सीक्वेंशियल इन नेचर, एक के बाद एक आएगा, रोल नंबर फिक्स है, इसके बाद उसी को आना है, चाहे वो दशा का लॉर्ड कोई हो, चाहे अंतर दशा का लॉर्ड कोई हो, सीक्वेंस सबके लिए सेम रहेगा। दूसरी बात क्या है? महादशा लॉर्ड शुड बी न्यूट्रल। महादशा लॉर्ड, महादशा तो छोड़ देते हैं, महादशा के बाद में जो है उसको कहते हैं subsequent period lord cannot go against its पीरियड लॉस। जो दशा चल रही है जिसकी भी, subsequent period lord cannot go against its preceding period lord। सपोज कीजिए, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा,
सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ठीक है, प्राण देह दशा कहते हैं उसको। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण देह दशा, ये 5 लेवल पे चल रहा होता है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम दशा। ये 5 में जो महादशा दे रहा है, अंतरदशा उसके बाद वाला जो भी है, कैन अलाउ द इवेंट टू हैपन और कैन नॉट अलाउ टू हैपन। ये अंतरदशा पर डिपेंड करता है कि महादशा के द्वारा, जैसे महादशा 7th को शो करता है और अंतरदशा चाहे तो मैरिज को यस कर सकता है, चाहे तो नो कर सकता है, ठीक है। ये दोनों अंतरदशा पर निर्भर करता है। लेकिन अब थोड़ी देर में इसको समझते हैं। महादशा स्वामी 6 को डिनोट करता है, ठीक है। It cannot enact the event of 7th, ठीक है। ये 7th को इनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सब्सिक्वेंट वाला उसके पहले जो आ रही थी सीक्वेंस में खिलाफ में नहीं जा सकता। हाँ, वो उसके कहे हुए को अलाउ कर सकता है और उसको डिनाई कर सकता है। 2 चीजें कर सकता है, आइदर इट कैन अलाउ और डिनाई। लेकिन वो क्या कर सकता है, उसके उल्टे नहीं जा सकता है। सपोज कीजिए कि अंतरदशा इस केस में इज डिनाइंग द मैरिज, वो मैरिज को डिनाई कर रहा है, और प्रत्यंतर अंतरदशा जो आई पीएडी, दैट इज वेरी मच फेवरेबल, 7-11 का योग बनाए हुए। कैन दिस पीएडी इनेक्ट द इवेंट ऑफ मैरिज? नो, बिकॉज अंतरदशा उसके पहले वाले ने मैरिज को रोक दिया है, जबकि उसके पहले वाला मैरिज दे रहा था। तो यही तो विंशतिक दशा की खूबसूरती कि महादशा दे रहा था तो अंतरदशा दे भी सकता था, नहीं दे सकता था, लेकिन अंतरदशा रोक दिया, डिनाई कर दिया। तो इसके बाद वाले चाहे कितने भी फेवरेबल और स्ट्रॉन्ग हो जाए, दैट कैन नॉट अलाउ द इवेंट। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो मैरिज के लिए इस अंतरदशा के जाने का इंतजार करना होगा। दिस अंतरदशा शुड चेंज। अब कोई नई अंतरदशा आ जाएगी, सपोज कीजिए कि महादशा वही रहती है। हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि मून है, मून 7th को दिखा रहा है। मून के बाद में अब अंतरदशा, पहले अंतरदशा थी जुपिटर की, और जुपिटर 6 को दिखा रहा था, ठीक है। तो बाद वाले कोई भी प्लेनेट जो भी आए वो नहीं दे सकते थे मैरिज। अभी महादशा वही है, चंद्रमा की ही महादशा चल रही है, और जुपिटर के बाद में राहु आया, एंड राहु वाज नथिंग, राहु वाज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट 7th हाउस, इट वाज नाइदर डिनाइंग नॉर अलाउइंग। तो ये इस कंडीशन में क्या हो गया कि चुप हो गया। चुप होने का मतलब साइलेंट हो गया, ये ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है। तो इसके बाद वाला जो होगा, क्या होगा बाद वाला? ये जो पीएडी होगा, पीएडी विल डिसाइड विल द इवेंट हैपन और नॉट। और उसके बाद वाले जो है सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वो आएंगे तो इवेंट हो जाएगी अगर सारे फेवरेबल हो जाए। लेकिन जो मैरिज की बात कही मैंने, भुक्ति शुड भी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर 5th की बात नहीं है, यहाँ 7th होता ज्यादा बढ़िया रहता, 5th भी होता, 11th भी होता, स्ट्रॉन्ग रहता, मैरिज दे देता। नहीं कह रहा है कुछ भी, सपोज कीजिए कि ये 7, 5, 11 कुछ नहीं कह रहा, ये 3 के बारे में कह रहा है, ये 9 के बारे में कह रहा है, इट इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट मैरिज। तो ऐसे में इवेंट हो सकती है, लेकिन वो मैरिज के इवेंट नहीं होता, मैरिज का थोड़ा रूल अलग है। कहने का मेरा मतलब यही था कि पहले वाले के खिलाफ नहीं जा सकता, हाँ पहले वाले की कई चीजों को रोक सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि सेक्रेटरी, ठीक है, तो महादशा जो है आपका सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के अंडर में क्या होगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, ठीक है। वो क्या होगा? अंतरदशा होगा। उसके अंदर में कुछ और भी होंगे, क्लर्क होगा, हेड क्लर्क, उसके अंदर में क्लर्क होगा, लाइक दैट।
तो अगर फाइल पे इसने नो लिख दिया है तो यहाँ सब कोई नो ही करेगा, कोई नहीं हाँ करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ से फाइल बना दी गई कि नो, मतलब सरकारी रिपोर्ट बन गई कि ये सही नहीं है, गलत है, तो हेड कलर भी उसी पे साइन करेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी उसी पे साइन करेंगे और सेक्रेटरी भी उसी पे साइन करेंगे। यही दशाओं में है कि बाद वाला अपने पहले के खिलाफ नहीं जाता। चलिए, ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई क्वेश्चन कंसर्न रहता है? नहीं तो आगे बढ़ते। नहीं सर। ठीक है, अब आज हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सर एक असेंडेंट। क्वेश्चन था सर। जी मैडम पूछिए। सर जैसे किसी का जैसे फ्रैक्चर या लीगामेंट ये सब है तो होररी से हम लोग चेक कर सकते तो वो ठीक होगा या नहीं होगा ये सब? किसी भी चीज का होरारी से तो चेक हो ही सकता है। जो नेटल नहीं आंसर कर सकती वो होरारी कर सकती है, जैसे कि आम में मंजर आएगा कि नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नेटल हॉरोस्कोप से देखना संभव नहीं है, होरारी से देखना संभव है, क्योंकि होरारी पे आपको आंसर क्या चाहिए? यस चाहिए या नो चाहिए, यही ना चाहिए होता है। यस सर। तो होरारी वहां पे हेल्प करती है। आप पूछेंगे, जो क्वेश्चन होगा उसके अनुसार उसका उत्तर देंगे। चलिए एक एग्जांपल हम करके देखते हैं इसमें, तो शायद आप जो क्वेश्चन करना चाहती है उसको ढंग से कर पाएंगे। असेंडेंट रिलेटेड क्वेश्चन होगा। एक व्यक्ति जो बीमारी से सफर कर रहे थे, बीमारी कुछ इस तरीके की थी, जीवन से निराशा हो गई थी, उम्मीद कम थी कि बचेंगे, जीने की संभावना नहीं थी। तो क्या ऐसे कंडीशन में एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मेरे बचने के, मेरी हेल्थ के बारे में बताइए और मेरी लॉन्गिविटी के बारे में बताइए, मैं कितने दिन जी पाऊंगा, बचूंगा या इस बीमारी से चला जाऊंगा। ये क्वेश्चन है। तो सिंस दिस इज रिलेटेड विद असेंडेंट, व्हाई? क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा गया लॉन्जिविटी का। दूसरी बात हेल्थ स्टेटस का, तो असेंडेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरी बात और मैं इसमें कहना चाहता हूं कि कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, एजुकेशन ही पूछा जाए, जर्नी पूछी जाए, लॉस पूछा जाए, कुछ भी, वो सब असेंडेंट के लिए ही तो है, मेरे से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो असेंडेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। असेंडेंट हर प्रश्न का उत्तर देता है, क्योंकि असेंडेंट ही अपनी एनर्जी को 12 के 12 हाउसेस में चैनलाइज करता है। तो असेंडेंट की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसको 12 हिस्सों में आप बांट दीजिएगा, तो वो सब फ्रैक्शंस ऑफ दिस मींस असेंडेंट के फ्रैक्शन, तो उसको सबको ऐड कीजिएगा 12 हाउसेस को, तो वो असेंडेंट के बराबर हो जाएगा। पार्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन होल। तो कभी भी कोई हाउस जो है, प्राइमरी हाउस हो या सेकेंडरी हाउस हो, वो असेंडेंट से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। सो असेंडेंट शुड बी एनालाइज्ड फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आइदर इट इज नेटल चार्ट और इट इज हेरेडिटरी चार्ट। ये कभी नहीं भूलना है, ठीक है? चलिए, तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में और वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। चलिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी, देख पा रहे हैं? जी। Yes, ठीक sir. है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है? टू चेक जेन्युइननेस। ऑलरेडी का पहला रूल, पहला तरीका है जेन्युइननेस चेक करें। जेन्युइननेस, जेन्युइननेस कहां से चेक होती है?
psyche of the moon is psyche of the person is represented by moon और इट्स स्टार लॉर्ड। तो मून है और मून का स्टार लॉर्ड है। सबसे पहले मून को देखिए, मून कहाँ पर है? 4th हाउस। ठीक है, मून इज इन 4th हाउस। मून किसके स्टार में है? जुपिटर। जुपिटर। तो अगर हम स्टार नहीं भी लेते तब भी चलता, लेकिन ये चूंकि CIL है, कस्प इंटरलिंक्स है, इसमें हम ले सकते हैं। तो अगर बहुत कोशिश होगी 50% चांसेस में तो आपको मून की कस्पल पोजीशन मिल जाएगी डायरेक्ट, या फिर मून की ये वाले पोजीशंस देखेंगे, नहीं तो जो उसका जो मून का स्टार लॉर्ड है उसको देखेंगे और स्टार लॉर्ड की पोजीशन देखेंगे। ये 4 कंडीशंस में हम उसकी जेन्युइननेस को सही और गलत में बांट सकते हैं। जुपिटर इज स्टार लॉर्ड ऑफ मून एंड इट इज प्लेस्ड इन, देखिए 8th हाउस। क्या बोलेंगे जेन्युइननेस के बारे में? इज दिस क्वेश्चन जेन्युइन टू बी आंसर्ड? यस। मून इन 4th हाउस। अगर स्टार को छोड़ दीजिए, स्टार की बात नहीं करते, सिर्फ मून की उस पोजीशन को देखते हैं कि मून 4th पे था, क्या ये क्वेश्चन को जेन्युइन बता रहा है? सर क्रिटिकल कंडीशन थी ना, इसलिए 4th हाउस आया। क्रिटिकल कंडीशन। 4th हाउस क्या बताता है? एक सब 5th को नेगेट कर, लाइफ साइकिल एंड होने की बात बताता है। ठीक है। दूसरा, 4th हाउस रिकवरी के जब चांस नहीं होते हैं, रिकवरी नहीं हो रही होती है, उसको दिखाता है। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। तो ये दोनों परिस्थितियों में हम जेन्युइन कह सकते थे। उसका सबलॉर्ड जो है, स्टार लॉर्ड जो है, वो थोड़ा और क्लियर कर रहा है। दिस एज रिलेटेड विथ लॉन्जिविटी, उसको आयु मृत्यु का भय है। साथ ही साथ ये और भी बताता है, क्या बताता है? सीरियस हेल्थ कंसर्न। 6th house is sickness and 8th house is serious sickness। ठीक है, तो ये सिकनेस लॉन्जिविटी दोनों को बता रहा है। सो जेन्युइननेस इज कंफर्म्ड, तो हम जेन्युइन कर दिए। स्टेप कहता है कि अगर जेन्युइन मिल जाए तो आगे बढ़िएगा, बढ़ गए आगे। जेन्युइननेस के बाद में अब क्या है स्टेप? सेकेंड स्टेप इज टू चेक असेंडेंट प्रॉमिस। वही जो प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन प्रॉमिस को चेक करेंगे। असेंडेंट क्या कहते हैं? असेंडेंट सबसर लॉर्ड विल रिवील अबाउट असेंडेंट स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असेंडेंट का सब लॉर्ड ही बताएगा। जब कृष्णमूर्ति साहब सब लॉर्ड बता करके गए तो वो भी सही होता था, और जब कृष्णमूर्ति साहब से पहले भी हम लोग करते थे वैदिक सिस्टम में राशियों से, तब भी सही होता था। लेकिन फाइनेस्ट होता चला गया है। इसका मतलब है किसी को भी ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल है, इग्नोर करने के लायक है, आप उसको भी देख सकते हैं। सो को-रूलर ऑफ ए कस्प आपको प्रॉमिस बताएगा उस कस्प के बारे में। तो असेंडेंट देखना है तो को-रूलर को देखिए। अब को-रूलर कौन से होंगे? राशि लॉर्ड होगा, नक्षत्र लॉर्ड होगा, सब लॉर्ड होगा और सब लॉर्ड होगा। सबको देख करके आप एक आइडिया पर पहुंचेंगे। इतना देखेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे पास समय नहीं बचेगा। लेकिन प्रॉपर वे में एनालाइज करने के लिए देखना चाहिए सबको, और क्लियर पिक्चर उसी से मिलता है। हम सब लॉर्ड लेकर के ही चलते हैं, सब लॉर्ड से ही आइडिया लेंगे। असेंडेंट सब लॉर्ड कौन है?
जुपिटर, ठीक है। जुपिटर इज इन स्टार ऑफ राहु, सब ऑफ केतु एंड सब ऑफ मरकरी। हम लिख लेते हैं राहु केतु मरकरी। जुपिटर स्टार ऑफ राहु केतु और साइड मरकरी। यस, चलिए तो जुपिटर को देखिए कि जुपिटर के पास पीएस है कि नहीं है। जुपिटर के स्टार में मून बैठा है, इसलिए जुपिटर के पास पीएस नहीं होगा। सिंस जुपिटर इज इन राहु स्टार, देखिए उस दिन बात आई थी किसकी, पीएस की, और ये राहु केतु वाला था, तो थोड़ा सा ऐसा था कि कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा था उस प्रकार का, तो यह बढ़िया एग्जांपल मिल गया है पोजिशनल स्टेटस का। 3 पोजिशनल स्टेटस के कंडीशन बताए गए, क्या? ऑन स्टार, स्टार इज वैकेंट। दूसरी कंडीशन थी स्टार इज ऑक्युपाइड बाय इटसेल्फ, खुद बैठा। तीसरा कंडीशन था म्यूचुअल एक्सचेंज था, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्टार्स बिटवीन 2 प्लैनेट। और इसी म्यूचुअल एक्सचेंज से निकल के आता था कि इफ प्लैनेट इज इन नोड्स, नोड्स कहने का मतलब है कि चाहे राहु केतु कोई भी हो, नोड में है, एंड नोड represents that planet, that planet का मतलब ये वाला planet। तो इस केस में देखिएगा कि जुपिटर इज इन स्टार ऑफ राहु, while राहु इज इन जुपिटर साइन सैटर्न स्टार, लिख सकते हैं इसको जुपिटर साइन सैटर्न स्टार। सो राहु रिप्रेजेंट्स जुपिटर, राहु रिप्रेजेंट्स सैटर्न। तो राहु रिप्रेजेंट किया जुपिटर को, और जुपिटर था राहु के स्टार में, इसलिए जुपिटर को पीएस मिल गया। ठीक है, जुपिटर पीएस आ गया, एक प्रकार का ये एक्सचेंज ही माना जाएगा या अपने ही स्टार में माना जाएगा। तो ये केस हो गया कि जुपिटर को मिल गया पीएस। अब आगे बात करते हैं, जुपिटर राहु के उसमें था, तो राहु की पोजीशन सारे नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्या क्या बताता है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 7 में है, 8 ठीक है, और 7 8 और कहीं राहु यहाँ पर असेंडेंट फर्स्ट हाउस में, ठीक है, 1 7 8। लिख दीजिए यहाँ पर 1 7 8। तो राहु के हमने सारे पोजीशन नोट कर लिए। नाउ सिंस जुपिटर हैज पीएस, इसके भी लिखेंगे स्टेलर स्टेटस मानते हुए कि जुपिटर अपने ही स्टार में है, ऐसा मानते हैं। तो देखिए जुपिटर की पोजीशन को नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, 5 1 2 5 7 10 11 1 2 7 5 1 2 7 5 में पहले आएगा। और कौन सा था बताइए? 10 11%, 10 11 देख लीजिए एक बार जरा ध्यान से। 10 है 11, इसकी पोजीशन देखिए, जुपिटर 8 में है, तो ये 8 भी, चलिए 8 भी हो गया। अब
अब ये जो हो गया यहां से लेके यहां तक, ये मानेंगे कि दिस इज सिग्निफाइड बाय जुपिटर, ये जुपिटर सिग्निफिकेटर बनता है। केतु इज सब ऑफ जुपिटर, केतु की पोजीशन को कम करिए, 2 सेकंड, फोर्थ, 5 फिफ्थ 2 3 4 5 एंड 9 9 एंड 10। 10 2 3 4 5 9 10 8 भी था क्या? नहीं सर, 8 नहीं था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं उसकी पोजीशन कहाँ पे पड़ती है। केतु तो यहाँ पर सप्तम है, और हमें प्रेडिक्शन करनी है इसके आधार पर क्या हो। जब कभी होररी हो तो उसमें जो सिग्निफिकेटर होगा उसमें बहुत ज्यादा पर नहीं जाना है। सिग्निफिकेटर 1 से लेके 12 तक के भावों को बताएगा, हम वो सब नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? ओनली वी हैव टू टेक रिलेवेंट टेस्ट, जिस भाव से संबंधित प्रश्न किया गया है उसी को लेंगे, बाकी को रूल आउट कर। जैसे कि प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न है 4 या फिर 10, तो ये 2 को लीजिए, बाकी सबको इग्नोर करिए। 11 ऑब्वियसली 11 लेंगे। अगर मैरिज से संबंधित प्रश्न है तो 7 लीजिए, 5 लीजिए, 11 लीजिए, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। बाकी आते हैं जाते हैं, कोई मतलब नहीं। चलिए, तो हम अगर जुपिटर की बात करें तो 1 मिला। क्या पहले तो ये इससे भी पहले था, जेन्युइननेस से भी पहले वो था हाउसेस टू बी कंसिडर्ड, जिसको हम लोग हाउस को लेकर के चलेंगे इस हॉरोस्कोप के लिए, तभी तो जेन्युइननेस चेक होगी। ये सही था कि गलत था। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू असेंडेंट, क्योंकि वो अपने बारे में चिंतित है, लॉन्गिविटी के लिए चिंतित है और हेल्थ कंसर्न के लिए चिंतित है। तो 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, और तो और आप 3rd भी ले सकते हैं। ठीक, अब इसमें से अगर आप नहीं भी लेंगे 6 हाउस तो चले। सर थर्ड क्यों लिया? अच्छा, हेल्थ के लिए। अच्छा, हेल्थ। नो नो नो, दिस इज फॉर लॉन्जिविटी। 3rd हाउस 1 3 और 8। तो मैं कह रहा था कि 6 को आप रूल आउट भी कर दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि सिकनेस, 6th हाउस इज सिकनेस, 8th हाउस इज सीरियस सिकनेस। Since concern is serious sickness, so 1, 8 and 3 can be analyzed. अगर आप 6 रखे हुए हैं तो भी, लेकिन हटा देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असेंडेंट जरूर हो गया, 8th जरूर हो गया, 8th डेथ के लिए और लॉन्जिविटी के लिए। तो एक पहले हमने डिसाइड किया कि हाउसेस टू बी कंसीडर्ड, उसी हाउस से संबंधित भाव को रखेंगे, बाकी को रूल आउट कर देंगे। असेंडेंट है, यहाँ पर असेंडेंट है, चलिए रखा हुआ है 1। 7 भी ले लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, 8 भी ले लीजिए। आप इससे देखिए सबकी पोजीशन क्या बनती है। जब सबकी पोजीशन होगी तो सारे पोजीशन लिखने होंगे। यहाँ पर आपके पास में चॉइस नहीं है कि रिलेवेंट टेस्ट को लिखेंगे बाकी को छोड़ देंगे, बिकॉज दिस इज क्वालिफिकेशन ऑफ स्टार पोजीशन। स्टार सिग्निफिकेटर बनता है, इसलिए स्टार के सिर्फ जो हमारे लिए आवश्यक है, जो जरूरी हाउस है उसको लेके सबकी पोजीशन सारी दी। अब एक से देखिए कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन बनाए थे, कहां पर ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी हम लोगों ने। दीज हाउसेस वेयर एक्टिव और सिग्निफाइड, तो डेथ बनाया, सक्सेस बनाया, सिकनेस बनाया, रेस्पेक्ट बनाया, ईटीसी, ये सारे भाव ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस। तो हाउसेस की ग्रुपिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या आते हैं। क्या होगा, 1 के साथ कॉम्बिनेशन आप डाल दीजिए किसका, 7 का,
2 का 1 2 7 7 के साथ में कॉम्बिनेशन डाल दीजिए 2 का, 4 का भी डाल 8 का 2 से 7 से क्या डिनोट करता है ये? दिस इज सेल्फ, दिस इज बॉडी एंड दिस इज मार्क। असेंडेंट को इन्वॉल्व करके और कमिटमेंट हो रही है मारक भाव, ठीक है। अच्छा एक बार और देख लीजिए कि क्या बाधक भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, तो हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी। हॉरोस्कोप विच हाउस इज बाधका हाउस, ये आपका बनता है क्या? स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में फिक्स्ड असेंडेंट के लिए 9th हाउस इज बाधका हाउस, ठीक है। तो 9th हाउस पर चलिए कि 9th हाउस बाधका, क्या 9th आया है? यस, 9th भी यहाँ था, तो इसके साथ साथ आप ये लिख दीजिए। तो असेंडेंट को इंक्लूड किया और मारक साथ साथ बाधक दिया गया, ये डेथ के लिए बताता है। यहाँ पर मार्का हाउस इंक्लूड होकर के ये मारक को ही दूसरे मारक को करता है। अगर 7th को इन्वॉल्व करके 7th ही करता तब ये नुकसान नहीं करता है, 2 को इन्वॉल्व करके 2 को करता तब ये नहीं करता, लेकिन 2 को इन्वॉल्व करके 7 को या 7 इन्वॉल्व करके 2 को करे तो ये आपका मारक बन जाता है, स्ट्रॉन्ग मारक बन जाता है। तो ये सारे कंडीशंस बता रहे हैं कि क्या है पोजीशन, सही नहीं है पोजीशन हेल्थ की और लॉन्जेविटी की। हेल्थ कंसर्न कैसे है? असेंडेंट इन्वॉल्व हुआ है, 8th इन्वॉल्व हुआ है, 1 और 8 के आने से ही दिखा रहा है मौत जैसी स्थिति, सिचुएशन। सब लॉर्ड को देखना जरूरी है। ऐसा है कि इसमें हमने कुछ भाव को छोड़ दिया है। कौन से भाव छोड़ दिए? 3rd को छोड़े, 5 छोड़ दिए, 10th छोड़ दिए। ये सभी इससे अगर हम काउंट करेंगे तो अच्छे हैं, ठीक है, इसके लिए अच्छा है। ये इसके लिए लॉन्जेविटी का हाउस है। 8 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन लॉन्जेविटी है, 1 के साथ 3 का लॉन्जेविटी दिखा रहा है। तो कुछ मारक जैसी स्थिति भी बता रही है और कुछ अच्छे भी दिखा रहे हैं। The end result will be shown by its सब लॉर्ड। तो जुपिटर का जो सब लॉर्ड है उसको देखेंगे कि ये तो कंडीशन हो गई पूरी, नेसेसरी कंडीशन हो गई, सॉरी हाँ नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब हमें जाना है उस पे इसेंशियल कंडीशन पे कि क्या इसेंशियल कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर सिर्फ मारक बाधक में होगा तो ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली और ये डेथ हो जाएगी। तो देख लेते हैं मरकरी की पोजीशन को इसी हॉरोस्कोप में। सब मरकरी नोट डाउन कीजिए 4 5 6 11 4 5 6 11। चलिए तो 4 5 6 11 को लिख दिया जाए। 4 5 6 11। अब सब को देखिए कि असेंडेंट से ही पहले करेंगे, क्योंकि असेंडेंट था। विथ रेस्पेक्ट टू असेंडेंट पोजीशन, स्टार पोजीशन, 4th हाउस इज डेट्रीमेंटल, 5th हाउस इज गुड, 6th हाउस इज डेट्रीमेंटल, 11th हाउस इज गुड। तो इसमें देखा हमने कि सम हाउसेस आर डेट्रीमेंटल एज वेल एज सम हाउसेस आर फेवरेबल। दोनों ही प्रकार की बात बता रहे हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो घटना घटित जरूर होती है जिससे संबंधित प्रश्न है, लेकिन काल में नहीं घटित होता है। इट टेक सम टाइम, ये डिले करता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं नेसेसरी कंडीशन इज आल्सो फुलफिल्ड बट देयर विल बी डिले। तो असेंडेंट से ये मिल गया कि बीमारी बता रहा है, बीमारी हो गई। अच्छा बीमारी कहाँ कहाँ होगी ये बता रहा है। 8th हाउस है सीरियस हेल्थ कंसर्न। वेयर विल बी सीरियस हेल्थ कंसर्न?
these body parts will be affected. ये body parts affected है। कौन कौन से सेकंड? अब सेकंड से जो भी सिग्निफाई करता है, क्या है सिग्निफाई करता होगा? चेहरा, चेहरा है, आंखें हैं, थर्ड हाउस गर्दन, कंधे, करेज भी है। तो हाँ, वही गर्दन का हिस्सा जो है, इसमें जब हम चक्र सिस्टम देखेंगे तो वो आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, इसमें फेफड़े भी इंक्लूड हो गए हैं, लीवर है, पैनक्रियाज है, किडनी है। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो अफेक्टेड है। तो ये पर्सन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम से सफर कर रहा है। मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेल नहीं कह सकते, लेकिन वो सफर कर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गन मालफंक्शनिंग। ये असेंडेंट बताता है। तो डेथ भी क्लियर हो गई कि तुरंत कोई डेथ नहीं होने वाली, अभी आप जिएंगे, लेकिन बीमारी है वो भी दिखाई देती है। कुछ रिकवरी के हाउस है, कुछ न रिकवरी के हाउस है। इसका मतलब कि लंबा चलेगा, बीमारी नहीं छूटने वाली जल्दी से। चलिए अब देखते हैं 7, इसके बाद में असेंडेंट के बाद में प्राइमरी हाउस पर आते हैं। प्राइमरी हाउस इन दिस, तो प्राइमरी एक डिसाइड करेंगे हम कि कौन सा हमारा प्राइमरी होगा। तो असेंडेंट तो था ही, वो प्राइमरी बन सकता था, असेंडेंट तो देखा ही गया, क्योंकि होरारी में असेंडेंट हर हाल में देखना है, चाहे प्रश्न किसी भी विषय से संबंधित हो। अब इसमें है थर्ड हाउस और एट्थ हाउस। एट्थ को देख लीजिए। एट्थ हाउस और थर्ड हाउस को भी देखेंगे। थर्ड, तो थर्ड हाउस और एट्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन सा है देख लीजिए। इस हॉरोस्कोप में देखिएगा तो सौभाग्य कहिए या फिर दुर्भाग्य कहिए, जो भी। थर्ड सब लॉर्ड इज सैटर्न एंड एट्थ सब लॉर्ड इज सन। अलग अलग। चलिए, कभी कभी होता है कि एक साथ ही मिल जाते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको? एट्थ को देखते हैं। एट्थ बाद में आते हैं थर्ड पर। सन, एट्थ सब लॉर्ड इज सन। सन इन द स्टार ऑफ राहु, सैटर्न, मरकरी। राहु, Saturn, and Mercury. See if Sun has PS. सन को PS है कि नहीं? सन के स्टार में वीनस है और केतु है, और सन राहु के स्टार में था। केतु के स्टार में अगर रहा होता तो सन को PS मिल जाता, लेकिन ये राहु के स्टार में है, राहु रिप्रेजेंट करता नहीं है सन को, इसलिए सन को PS नहीं है। ठीक है, जब नहीं है PS तो हम उसकी पोजिशनल स्टेटस को इग्नोर करेंगे। नहीं है तो कट कर दीजिए। राहु की पोजीशन, राहु अभी अभी लिखे हैं तो यही वाला हम लोग कॉपी कर लेंगे। 178 178 सैटर्न की पोजीशन नोट डाउन कीजिए। सैटर्न की पोजीशन 1 3 9 11 12 1 3 9 11 12 12th में भी 9 11 12 में भी था। ठीक है, और वो कहीं पर बैठा होगा, वो भी आप लोग कर सकते हैं। सैटर्न के पास में PS तो है, इसलिए उसका पोजीशन नोट कीजिए। 5th में बैठा हुआ। चलिए अब मरकरी की पोजीशन नोट डाउन करेंगे। मरकरी यहाँ हमने नोट किया हुआ है पहले ही। 4 5 6 7 पहले किया 5 6 7 1 का संबंध, ये जो तीनों हाउस आए हैं, तीनों ही रिलेवेंट हाउस आए हैं। ठीक है, रिलेवेंट करने का मतलब 1 देखना ही था हमें। 7th इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन 8 देखेंगे। 1 से 1 को कोई मतलब नहीं है, इसलिए न प्लस है न माइनस है।
क्योंकि इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट अलग अलग होनी चाहिए, वही रहता है तो नहीं इन्वॉल्व करता है ना कमिट करता है। थर्ड गुड, फिफ्थ गुड, नाइन्थ could be good, but since ninth house is Badka house, it is not good. ये good और ये 12 not good. Not good मतलब ये longevity के ख्याल से हम देख रहे हैं। सेवेंथ हाउस को छोड़ दीजिए, अब एट्थ से चलिए। एट्थ से 1 का जब करेंगे आप तो सही नहीं पाएंगे। एट्थ से थर्ड जो है सो वो लॉन्जिविटी को ही बताता है। 5 सही नहीं है, 9 सही नहीं है उसके लिए, 11 ये ठीक था और ये सही नहीं है। तो इसमें ज्यादातर आप देखेंगे क्या मिले, तो सही नहीं, वही बेड बेड। जब भी एक से ज्यादा कोई भी आ जाए, चाहे पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव आ जाए, एक भी पॉजिटिव हो और 2-4 निगेटिव हो, या 2-4 पॉजिटिव हो एक भी निगेटिव हो, तो ये दोनों रिजल्ट को बताता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में विलंब होता है, देर होती है। सब लॉर्ड विल डिसाइड। तो सब लॉर्ड किसको, असेंडेंट से 4 नॉट गुड, दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज गुड। तो 8 से देख लीजिए, 8 से 4 नहीं है सही, 8 से 5 क्या है, 10th हाउस होगा नहीं है। 8 से 6 सही नहीं है और बढ़ाता है उसको, और 8 से 11 तो ये अच्छा कर ही देता है हर मामले में। तो आप देखिए कि अधिकांश मिल रहा है क्या, नहीं पोजीशन ठीक बताता है। सब लॉर्ड मरकरी विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्जिविटी और हेल्थ कंसर्न। तो हेल्थ कंसर्न बना हुआ है, रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ जिसकी रिकवरी की बात हो रही है वो रिकवरी जल्दी नहीं होने वाली, क्योंकि एक रिकवरी हम पाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अनेक हम क्रॉस पाते हैं, ठीक है ना। चलिए, लॉन्जिविटी का क्या है, लॉन्जिविटी कुछ दिनों के लिए है, मतलब जल्दी नहीं है, कुछ वर्ष लग सकते हैं। जब हम कभी होरारी में जेन्युइननेस चेक कर लेंगे, असेंडेंट की प्रॉमिस चेक कर लेंगे, प्राइमरी कस्ट की चेक कर लेंगे, तब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर या भगवान की मंजूरी भी देखनी होगी, एंड दैट विल बी सीन बाय 11th कस्ट सब 8th कस्ट सब लॉर्ड इन दिस केस इज Saturn। और थर्ड कस्ट का भी सेटअप, तो जो थर्ड कस्ट हम इग्नोर कर रहे थे, छोड़ रहे थे समय के अभाव में, वो आप लिख सकते हैं कि थर्ड जो है वो उसका भी वही रिजल्ट होने वाला है। सैटर्न इज सैटर्न हैविंग पीएस, सैटर्न अपने स्टार में है तो पीएस निश्चित रूप से सैटर्न जुपिटर के सैटर्न के हाउस यही बगल में लिखे हुए हैं, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से नोट कर लेंगे। 9, 11 जुपिटर की लिखी गई है मैंने यहाँ 1, 2, 5, 7, 8 5, 7, 8, 10 और भी लिखा है 11। केतु का भी हम लोगों ने यहीं पर कहीं लिखा है 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 2, 3, 4, 5, 7, 9 देखिए सैटर्न जो है ये आपको इवेंट बताने वाला है। हर बार मैंने बताया है ओनली रिलेवेंट कैस्पिस शुड बी रिटेन, और अगर हम ज्यादा लिख गए तो बाकी किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ रिलेवेंट कस्ट को देखेंगे। दिस इज रिलेवेंट कस्ट, दिस इज रिलेवेंट कस्ट, दिस इज रिलेवेंट कस्ट, इतने के ही हम देखेंगे और नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 1 से 1 का कुछ भी ताल्लुक नहीं है, 1 और ये 2 है।
क्या है, असेंडेंट इन्वॉल्व हो रहा है और सेकंड हाउस कमिट हो रहा है, तो क्या पोजीशन बनती है? ये देह मारका में जा रहा है, मारक 1-5, ये तो ठीक है, आपकी लॉन्जेविटी बता रहा है, आपकी रिकवरी बता रहा है। 1 and 7, दिस इज डिट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ, हेल्थ के लिए, लॉन्जेविटी के लिए भी खराब है। 1 और 8 भी खराब ही होता है, ठीक है। 1 और 10 ये सही है, ये भी सही है। अब थर्ड से भी देख लीजिए, थर्ड से 1 क्या है, सही है। थर्ड से 2 क्या है, लॉन्जेविटी को कमजोर करता, मारक के साथ कमिट हो जाता है, आयु का मारक के साथ में, यानी लॉस ऑफ आयु। 3 का 5 के साथ में ये लॉन्जेविटी बता रहा है। 3 का 7 के साथ में लॉन्जेविटी का मारक भाव के साथ संबंध, 8 के साथ संबंध, ये सही है। 3 का 10 के साथ में कैसा है, 3 का 10 मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही है। 3 का 10 ये 3 7 8 अष्टम भाव आता है, 3 का 8 के साथ सही नहीं होता, और 3 का 11 के साथ में सही होता है। देखिए कंसर्न बता ही रहा है, बना ही हुआ है। और 11th हाउस का किसी के साथ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 11th हाउस जिसके साथ भी जुड़ता है उसके साथ शुभ संबंधी बना लेता है, फेवरेबल बना लेता है, ठीक है। अब सब लॉर्ड विल डिसाइड, दिस इज मारक हाउस, detrimental, this is good, this is detrimental, this is good, this is detrimental, this is detrimental, and this is good। तो आप देखिए कि आपको इन्वॉल्व होता है 2, 4, 7 and 9। तो 2, 7 ये मारक भाव और ये बाधक, इन्वॉल्विंग मारक एंड बाधक, और यहाँ कॉम्बिनेशन 1 और यहाँ कॉम्बिनेशन 8, तो मिलता है हेल्थ कंसर्न। हेल्थ कंसर्न मीन्स सीरियस हेल्थ कंसर्न इज देयर, आप लिख सकते हैं सीरियस हेल्थ कंसर्न। साथ ही साथ लॉन्जिविटी के लिए भी खतरा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव हाउसेस है, इसलिए डिले होगा थोड़ा सा। अब डिले होगा तो कितना होगा, टाइमिंग, ठीक है। बीमारी रहेगी, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, ये क्लियर हो गया इस हॉरोस्कोप में। तो अब प्रश्न अगला है जातक का, जिसने प्रश्न किया है, जातक कब तक जी पाऊंगा। दिस विल बी डिसाइडेड बाय दशा। तो ऑलरेडी सिस्टम में आप लॉन्गेविटी डिसाइड कर गए हैं कि थोड़ा है लाइफ इसके पास में, जल्दी में नहीं जाने वाला। हमने एज्यूम कर लिया 3 तरह की लाइफ हम मानेंगे, शॉर्ट लाइफ, मीडियम लाइफ और लॉन्ग लाइफ। शॉर्ट लाइफ होता बिल्कुल ही मारक के साथ, मारक और बाधक के साथ होता, कोई पॉजिटिव हाउस नहीं मिलता, तो शॉर्ट लाइफ हो जाती। लॉन्ग लाइफ होती, कोई मारक बाधक नहीं होता, सिर्फ लॉन्जिविटी के हाउस से कंसर्न होता, ऐसा भी नहीं आया, तो ना शॉर्ट लाइफ है ना लॉन्ग लाइफ है। यस, मीडियम लाइफ है, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन हमें मिले। तो कैसे डिसाइड होगा, दशाओं से डिसाइड होगा। दशा जो चल रही है उसको देखना है, इज दशा मेकिंग ए रिलेशन विथ 8th cusp। अगर 8th से ताल्लुक रखता है, दैट मे बी वो दशा हो सकती है, क्योंकि दशा बड़ी लंबी चलती है। अगर आप चंद्रमा का, सॉरी सूर्य का और केतु का छोड़ देंगे 6 और 7 सालों का, मंगल का, तो बाकी सबकी लंबी लंबी दशाएं चलती है। तो दशा को देखते हैं। तो जिस समय प्रश्न किया गया उस समय दशा क्या चल रही थी, दशा चल रही थी जुपिटर की उस पर्सन के। इज जुपिटर एनी हाउ कनेक्टेड टू डेथ हाउस? डेथ हाउस से कनेक्शन बनाना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए को-रूलर इन 8th हाउस, एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि वह
असेंडेंट को इन्वॉल्व करता हो और मारक बाधक में कमिट करता हो, ऐसा कॉम्बिनेशन हो, दैट दशा पीरियड शुड बी फेवरेबल फॉर डेथ। तो देख लेते हैं इसमें कि जुपिटर इज ए को-रूलिंग प्लैनेट इन 8th हाउस और नॉट, 8 में है, नहीं है ना? सर नहीं है, नहीं सर, नहीं है। तो पहली बात हो गई कि पहला कंडीशन फेल हो गया। और ये अगर यहाँ का रूलर बन रहा होता, कहीं पे होता, तो वो शॉर्ट लाइफ कर देता, मीडियम नहीं जाने देता। पहली कंडीशन फुलफिल होती। तो अब सेकंड कंडीशन, इज इट इन्वॉल्विंग असेंडेंट एंड कमिटिंग टू मार्का एंड बाधका। तो हम लोगों ने जुपिटर को देखा ही है, उसी को देख लेते हैं। यहाँ आप देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं, यस इट इज अपियरिंग इन कस्पल पोजिशन 1, इट इज अपियरिंग इन 2 मार्का। 7th को देखिए, 7th मार्का भाव है, 7th में है। जुपिटर इज अपियरिंग इन ऑल दी मार्का हाउसेस, itself placed in Earth. जुपिटर स्टार लेवल पे स्टेलर स्टेटस तो ये दिखाई दिया, पोजिशनल स्टेटस और स्टेलर स्टेटस दोनों जुपिटर के पास में है, इसलिए अब कमिटमेंट उसकी क्या है, क्या वो मारक बाधक के साथ कनेक्ट होता है? जुपिटर इज इन स्टार ऑफ राहु, इज राहु एनीवेयर रिलेटेड टू सेकंड हाउस, नो, 7th हाउस, 12th Yes. हाउस, और is Rahu committing to ascendant if Jupiter has committed to 8? इसको मैं लिख करके दिखाता हूँ। जुपिटर की दशा चेक करनी है। जुपिटर इज इन स्टार ऑफ राहु। जुपिटर कौन कौन से हाउस दे रहा था? 1, 1, 2, 7, 8 है ना, यही था। और राहु कौन कौन से हाउस दे रहा है? 1, 7, 8 7, 8 1, 7, 8। तो एक कंडीशन क्या कहती है? जुपिटर शुड बी appearing in should connect 8th हाउस, 8th हाउस को इन्वॉल्व करे और असेंडेंट को कमिट करे, साथ ही साथ मार्का को भी कमिट करे। तो ये दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है जुपिटर। एक दूसरी कंडीशन, जुपिटर असेंडेंट को इन्वॉल्व करे और 8th को कमिट करे, ऐसा भी कर रहा है वो। तो जुपिटर ने कोई कंडीशन नहीं छोड़ा जो ये दशा लॉर्ड न बन सके, किसका? डेथ के लिए, इस पर्सन की। आप ऐसा कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, 1, 8, 8, 1 प्लस मारका, यहाँ पर 2, 7 भी है और ये 2, 7 भी 1 से कनेक्शन बना रहा है। तो कोई भी कंडीशन नहीं बचती है। ये जुपिटर विल बी ए दशा लॉ, जुपिटर दशा और डेथ इज सेलेक्टेड। कैसे सेलेक्ट कर लिए? क्योंकि वही दशा चल रही थी और वो लंबी चलेगी। तो जुपिटर में जो चल रही है अंतरदशा, उसको एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज करने के बाद में डिसाइड करेंगे कि 2 साल 3 साल के बाद में कौन सी अंतरदशा आती है, जिसको भुक्ति कहते हैं। इज फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर फॉर डेथ। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर का क्या मतलब है? यही वाला कॉम्बिनेशन वो शो करता है। फ्रूटफुल हो, पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, और साथ ही साथ ट्रांजिट में जुपिटर का ट्रांजिट भी इसी प्रकार के रिलेशन दिखाता हो। ट्रांजिट क्या होगा? जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग इन ए साइन, तो वो साइन का एक लॉर्ड होगा और वो लॉर्ड एक प्लेनेट मिलेगा। जो प्लेनेट, सपोज कीजिए कि ये प्लेनेट मान लेते हैं एक्स एक प्लेनेट है और एक्स का स्टार और सन, वो कुछ इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन देता है जो यहाँ देखने को मिला है।
मतलब कंडीशन फुलफिल करता है कि 1/8 हो जाए, 8 1 मारक बाधक, तो वो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बन जाएगा। तो जब जुपिटर उस साइन में ट्रांजिट कर रहा होगा, दैट मे कॉज डेथ। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आज के लिए मैं सोचता हूँ थोड़ा लंबा हो गया, इतने पर छोड़ दिया जाए। क्या कहना है आपका? ठीक है ना सर? ठीक है। इसी में टाइमिंग है, टाइमिंग हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको टाइमिंग करने में, लेकिन टाइमिंग भी करना है हम लोगों को, कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।